अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद आलम है। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो लास्ट टाइम में मैंने कैसे प्रिपरेशन किए थे आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने टाइम में लास्ट में कोविड में फंस गया था। 2020 बैच का हूँ मैं। तो कोविड में फंस गया था, उसके बाद घर आया, फिर कैसे मैंने अपनी तैयारी शुरू की, फिर से रिवीज़न किया और लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी रही मेरी वो मैं बताऊँगा। तो लेकिन मेरा जो शुरू में जो मेरी पढ़ाई हो रही थी वो बहुत सही हो रही थी, सही से चल रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरा 2 महीने तक लगभग बहुत कम पढ़ा लेकिन बहुत कम पढ़ा, क्योंकि घर पे मैं था। उसके बाद मैं अपने शहर पूर्णिया में शिफ्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मतलब रिवीज़न, क्योंकि मेरा सारा टॉपिक्स पढ़े हुए थे, बस रिवीज़न मुझे करना था। तो रिवीज़न कैसे किया जाए, मेरा मार्क्स ज़्यादा मतलब बेहतर नहीं हो रहा था। तो मैं रिवीज़न का एक स्ट्रेटजी अपनाया। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बायो में मैंने कैसे अपना रिवीज़न किया। बायो में मेरा रिवीज़न करने का ये तरीका था कि जब मैं मतलब बायो क्या था कि मैं शुरू से ही बायो पढ़ा हुआ था, मतलब 4-5 बार पढ़ा हुआ था पूरी बुक्स। 11th और 12th का टेस्ट वगैरह के चक्कर में मैंने पढ़ा था। तो अब क्या होता था, बस मुझे रिवीज़न की ज़रूरत थी। और मैं तो थोड़ा जो मतलब जब तक मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा डीप पढ़ा था। नॉर्मल जो टेस्ट होता था तो उसमें NCERT से बाहर से भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं रिवीज़न जो है सिर्फ NCERT को ही किया था, NCERT बुक को ही रिवीज़न किया था, बाकी जितना भी चीज़ था उसको छोड़ दिया था। क्योंकि मुझे मतलब इतना यकीन था कि अगर NCERT से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर जाऊँगा, अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आया तो किसी से भी नहीं होने वाला, उस पर इतना रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बायो में क्या किया कि मैं ऐसे करता था कि एक चैप्टर में 11th का पढ़ता था, लाइन बाय लाइन रीड करता था। एक चैप्टर 12 का लाइन बाय लाइन रीड करता था एक दिन में। उसके बाद क्या करता था, एक यूनिट जो भी यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट लिया 11th का, उस यूनिट को क्या करता था, उस यूनिट का हर चैप्टर को बस पेज पलट कर देखता था कि क्या क्या याद करने वाला है, उनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा याद करने वाला है। अगर कोई हमारे पास निमोनिक्स है तो उस निमोनिक्स को देख करके जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल वगैरह ये सब याद कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि बस एक पेज देखने में मुझे 30 से 40 सेकंड लगता था, इससे ज़्यादा नहीं लगता था। बस मुझे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता था, बस इंपॉर्टेंट चीज़ देखना होता था। ये न्यूक्लिएटेड होता है, एमीबा होता है, फिर वहाँ डायग्राम देखते थे, डायग्राम वगैरह में क्वेश्चन होता था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या क्या है, ठीक है। तो वो डायग्राम वगैरह को अच्छे से देखते थे। उसके बाद जा कर के जो NCERT के इधर साइड वाइड में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रहता था तो वो सबको देखते थे, बस देख करके पेज पलटते थे। तो मुझे क्या लगता था, ये क्या होता है कि इससे आधा 20 से 30 मिनट में जो है एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है, बस एनफ है इतना। 20 से 30 मिनट में, आधा घंटा ज़्यादा, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं एक यूनिट 11th का कंप्लीट करता था और एक यूनिट 12 का करता था, एकदम ऊपर से नीचे आता था। एक 11th का यूनिट कंप्लीट किया, एक 12 का यूनिट कंप्लीट किया, एक चैप्टर लाइन बाय लाइन 11 का पढ़ता था, एक चैप्टर लाइन बाय लाइन 12 का पढ़ता था। यही मेरा स्ट्रेटजी रहा। उसके बाद एक चैप्टर तो मैं तो लास्ट तक पढ़ता रह गया, एक चैप्टर 11 का, एक चैप्टर 12 का। इससे मेरा क्या होता था, लाइन बाय लाइन स्ट्रांग होता था। और फिर रिवीजन क्या होता था, एक जब यूनिट में कंप्लीट कर लेता था, जब एक यूनिट करके देखना शुरू किया, पहला दिन फर्स्ट यूनिट देखा, दूसरा दिन सेकंड यूनिट देखा, तीसरा दिन थर्ड यूनिट देखा, तो क्या होता था कि अगर 10 यूनिट हो तो 10 दिन में ख़त्म। उसका बाद मैं क्या करता था, एक दिन में 2-2 यूनिट देखना शुरू कर देता था। 11 का 2 यूनिट, 12 का 2 यूनिट। उसका जब इस तरह से जब पूरा कंप्लीट कर लेता था, फिर 3 यूनिट देखना शुरू करता था। एक दिन में 3 यूनिट 11 का, एक दिन 12 का 3 यूनिट, और एक चैप्टर तो पढ़ता ही था। इससे क्या होता है कि जितनी भी याद करने वाली चीज़ है ना, वो आपके दिमाग में रहता है, वो ताज़ा हो रहता है। और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो अब NCERT में आ रहा है, NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 ही क्वेश्चंस इधर उधर के होते हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या है, मुझे सिलेक्शन जो हमें देगा, अच्छा रैंक जो देगा, वो हमें NCERT बुक ही देगा। तो मैं ऐसे करता था। एट लास्ट में मेरे जाकर क्या हुआ था कि एक महीना जब मेरा बच्चा था ना, तो 1 महीना बच्चा था, तो मैं उसमें जो है 8 से 9 बार मैंने NCERT को सिर्फ देख करके ख़त्म किया। मतलब सुबह में बैठता था, 2 हाफ में सुबह बैठता था। उसके बाद बायो को क्या करता था, सुबह बैठा, बायो उठाया 11th का पूरा एक पेज पलट करके क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, एक डायग्राम देख करके, डायग्राम बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सब देख करके पूरा ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे बैठता था, 12 का उठाता था, सुबह फर्स्ट हाफ में, मतलब सुबह 6 से 12 तक के बीच में मैं 12 को ख़त्म कर देता था। इसी तरह मेरा कंटिन्यूसली रहता था, 11, 12, 12। बाकी जो हाफ टाइम होता था खाना खाने के बाद, उसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था। ये लास्ट टाइम का मेरा शेड्यूल था कि बायो को ज़्यादा टाइम देना था,
क्योंकि यहाँ से जो है 90 क्वेश्चन हमारे टाइम में थे, तो वो क्या होता है वहाँ पे मेजर जो पोर्शन है वो वहीं पर है। अगर आपका प्रॉब्लम ये है ना, मतलब सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बायो का एग्ज़ाम खराब जाएगा तो बाकी सारा आगे का पेपर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको जो रियल एनर्जी मिलता है ना, पॉजिटिव एनर्जी, जब एक नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो अगर आपका बायो पेपर अच्छा चला गया ना तो आपको इतना एनर्जी मिलेगा ना वहीं पर कि आप केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छा करने लगेंगे, फिजिक्स को भी बहुत अच्छा करने लगेंगे। अगर बायो ही ख़राब होने लगा ना तो आगे का पेपर ख़राब नहीं लगता, मूड ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम में। तो मेरा ये बायो का स्ट्रेटजी रहा, मैं इसी तरह फॉलो किया। मेरा बायो में मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स आया, 334 आया था, क्योंकि मेरी बायो उतनी अच्छी नहीं थी, 300 रेयर ही क्रॉस करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 334 आया था। अब मैं बताऊँगा केमिस्ट्री को मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया था कि ऑर्गेनिक्स मैंने सर के नोट्स पढ़े थे, मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं लगाए थे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑर्गेनिक में लगाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए थे। सर का नोट्स पढ़ा था, 12th एनसीईआरटी पढ़ा था, 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर बस पढ़ा था एनसीईआरटी से, बस इतना ही। और ऑर्गेनिक मेरे शुरू से अच्छी थी, बस उसमें क्या होता था, बस मेरे बार बार सर के नोट्स पढ़ते रहे, जो भी सर आपको नोट्स लिखाएं उसी को बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी का पढ़िए, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने बोलता हूँ, सर के नोट्स में थोड़ा ज़्यादा बाहर से होते हैं, तो ज़्यादा बाहर पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, हमारा एनसीईआरटी का ही गायब होने लगता है दिमाग से। तो एनसीईआरटी बुक को रखते थे ताकि एनसीईआरटी का गायब नहीं हो, सर के नोट से गायब हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ते थे, तो उसको मैं ज़्यादा ध्यान से पढ़ता था, वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, ये सबको मैं ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। क्योंकि आप ब्लॉक में जाइएगा, रटने वाली चीज़ है, तो वहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं आपसे वो सब चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग है, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा, पीरियोडिक टेबल यहाँ का बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कुछ वो ये सब चैप्टर मैं बार बार देखता था। उसके बाद जो रटने वाली चीज़ जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है और मेटलर्जी वगैरह है, ये सब मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। और सर का नोट्स पढ़ा था, सर का नोट्स 1 या 2 बार पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पे आ जाओ। और एक तरीका बताएंगे क्या कि ये सब इनऑर्गेनिक चीज़ जल्दी जल्दी पढ़ने का क्या तरीका है। अगर तुमने यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, वेदांतु है, वेदांतु और फिर अनअकैडमी, इसका देख लेना क्या होता है कि ये यूट्यूब पर सर्च करना कि बोर्ड प्रिपरेशन के लिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, तो वो उनका पढ़ोगे ना तो वो 1 शॉट में पूरा खत्म करता है 2 घंटे में। तो वो एनसीईआरटी को सिर्फ लेकर चलता है, और हमारा जो नीट एग्जाम है वो एनसीईआरटी ही से क्वेश्चन पूछता है। तो वो 1 शॉट को वीडियोस को देख लो। अगर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ना पीडीएफ भी होता है जो पढ़ाता है, वो पीडीएफ को बार बार पढ़ो। उसके बाद एनसीईआरटी को देखते रहो, उसके रिएक्शंस को देखते रहो, फॉर्मेशन को देखते रहो, ये सब देखते रहो, बार बार देखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा कितना अच्छा कितना मार्क्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर आसान रहा जो तुम पढ़े हुए वहाँ से अच्छा मार्क्स कैरी कर लोगे। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, आयनिक क्या बोलते हूँ क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ से फिक्स है कि तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से मार्क्स तुम गेन करोगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ है उसको ज़्यादा ध्यान रखना, लास्ट में रटने वाली चीज़ पढ़ना। लेकिन लास्ट में पढ़ने के लिए क्या, वो सब चीज़ पहले से हमारी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम लास्ट में अच्छे से कर पाएंगे। अब हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था, फिजिकल में मैंने शुरू से ही क्या किया था, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ था फार्मूला वगैरह का, विद डेरिवेशन। मेरा नोट्स जो था वो डेरिवेशन के साथ था कि वो फार्मूला कहाँ से आया। आयनिक इक्विलिब्रियम में डेरिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि उसका जो फार्मूला कहाँ से आया, और फार्मूला को मैं एक तरीके से रट लिया था। तो क्या होता है कि और वो सब क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था, और वो क्वेश्चन और जो है पहले से जो मैं क्वेश्चंस जो जिस बुक से बनाता था उसमें स्टार मार्क्स लगा हुआ था, कौन कौन क्वेश्चन मुझसे नहीं बना फर्स्ट टाइम में, या कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क किया हुआ था, तो वो सब क्वेश्चन बनाता था। चाहे फिजिक्स हो, बायो, केमिस्ट्री, सब में स्टार मार्क क्वेश्चन बनाया करो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करो, स्टार मार्क क्वेश्चन वही जो तुम बुक फॉलो किए उससे, उस बुक से जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको फिर से बनाओ, ठीक है। तो मेरा यही रहा था। तो ऑर्गेनिक में सर का नोट्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और फिर केमिकल क्या बोलता हूँ इनऑर्गेनिक में भी क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो, और जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ है वो सर के नोट से पढ़ो, और सर के नोट से ही पढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग के सब एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सर के नोट से पढ़ो। और फिर लेकिन अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है इनऑर्गेनिक का तो बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़ो। शॉर्ट नोट्स मैंने खुद बनाया था, शुरू से ही एक चैप्टर का बनाया था शॉर्ट नोट्स, तो मैं उसको पढ़ता था। और ऑर्गेनिक के तो नोट्स मेरे जो रियल नोट्स है वही बहुत कम थे, मैं 1 दिन में कंप्लीट कर सकता था। सर ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लिखा के दिए थे शॉर्ट में, तो मैं वो पढ़ता था।
और फिजिकल में मेरे पास नोट्स था, बस फार्मूला शॉर्ट नोट्स था, फार्मूला देखता था, ये सब रिवीजन किया, फार्मूला बार बार रिवीजन किया, अपने से फार्मूला को मतलब शॉर्ट नोट कॉपी बंद किया, खुद से फार्मूला लिखना शुरू किया, देखें मुझे याद है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जब तक हम पढ़ते हैं ना तो लगता है मुझे याद है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम के बाद खुद को रिमाइंड करो तो वो भूल जाते हैं कि क्या है। तो इसलिए लिख कर याद करने की कोशिश करो। तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि तुम्हें बस उस टाइप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है तो उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ये नहीं कि वही क्वेश्चन बस मुझसे बन गया हो गया। वो क्वेश्चन जो बना रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। इस तरह मैंने क्या किया था कि ये इनऑर्गेनिक मतलब पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। और फिज़िक्स में मैं क्या मतलब फिज़िक्स में मैं कैसे बनाया था कि सारे जो थियोरिटिकल पोर्शन था, मैं शुरू से ही एक बार बस लास्ट टाइम में भी एक बार पूरा जो मेन चैप्टर था उसका जो भी चैप्टर मुझे प्रॉब्लम होती थी या थियोरिटिकल बुक हुई है तो मैं उसका थ्योरी पूरा कंप्लीट करता था। पूरा एक बार जल्दी से पढ़ लिया कॉपी, उसका जो शॉर्ट नोट्स मेरा बना हुआ था उसका फार्मूला देख करके उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाता था। कोई भी चैप्टर अब लास्ट टाइम में क्या, अब तो सिर्फ अब जो टाइम आया है इसमें अभी भी कर सकते हो क्या कि 12th वाला जो पोर्शन जितने भी हैं थियोरिटिकल पोर्शन वाले हैं उनका कॉपी देखो, उसका नोट्स उसका थोड़ा डेरिवेशन वगैरह देख लो कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आया नहीं आया, और शॉर्ट नोट्स कॉपी बना हुआ है तो उससे फार्मूला देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से यही सीखो कि यही कॉन्सेप्ट से अगर अगली बार क्वेश्चन आए तो मैं बना लूँगा। सिर्फ वो फार्मूला नहीं, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है वो फार्मूला तो मैं उसी वक्त रट लेना है, ठीक है, क्योंकि वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है, ठीक है। हर फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला हो और कॉमन फार्मूला याद करने की कोशिश करो। मतलब कॉस थीटा वाले थीटा टाइप पे याद करने की कोशिश करो। एक फिक्स फार्मूला कर देता है 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, वो फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। थीटा पे याद करो, एक फार्मूला रखो जो सब पे फिट हो। तो इस तरह मैंने क्या था फिजिक्स को बनाया था। बस क्या किया कि फार्मूला देखा, ठीक है, और ये फार्मूला देखा और मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टार मार्क क्वेश्चंस बनाना शुरू किया। तो इसमें करना क्या है सबसे पहली चीज़ कि फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो उस सीरियल में रिवाइज करना है। बच्चे क्या होते हैं कि एकदम शुरू से चलने लगते हैं जिसमें मार्किंग मतलब बहुत सारे कम क्वेश्चंस आते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, या फिर ऐसा होता है क्या कि कोई चैप्टर है तो उससे मतलब हमेशा टफ ही क्वेश्चन बनता है और वो बनाना मुश्किल होता है, फिर भी हम उसी पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अभी वो चैप्टर जहाँ पर इजीली हम मार्क्स को गेन कर सकें उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि कैसे रिवीजन करना है। रिवीजन पहले 12 का फिजिक्स को करना है, तब 11 के फिजिक्स को रिवाइज करना है। तो पहले क्या करना है, 12 को उल्टा साइड से चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करो। सेमीकंडक्टर सर के नोट्स कॉपी जल्दी से उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनफ है उसका, सेमीकंडक्टर उसको पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। स्टार मार्क क्वेश्चन अगर तुमने किया है तो उसको बनाओ, तो उससे वो एनफ है, और उसका फार्मूला गेट वगैरह देख लो, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएगा, गेट से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेमीकंडक्टर का करना है। सेमीकंडक्टर के बाद जो है हमें रिवाइज करना है वो करना है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इजी है चैप्टर है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, उसको यूज़ करके तो कुछ ही फार्मूलाज है उसको यूज़ करके सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स उसके बाद रिवाइज करेंगे जल्दी से, उसका प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से। ये सब चैप्टर क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है और तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से। तो ये सब तुम्हारा जो मेन चैप्टर है ये कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद अब क्या, मॉडर्न फिजिक्स के बाद तुम्हें क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स करना है। मैंने रे ऑप्टिक्स नहीं बोला, वेव ऑप्टिक्स बोला। वेव ऑप्टिक्स से एक ही 2 क्वेश्चन रहेगा लेकिन इजी रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, वो बन जाता है। तो वेव ऑप्टिक्स पहले करना है। रे ऑप्टिक्स एक ब्रॉड है इसलिए इसमें बाद में रखने की कोशिश करता हूँ कि ये ब्रॉड चैप्टर है, तुम बना के जाओगे भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुमसे क्वेश्चन बन जाए। इजी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे भी बनेगा वैसे भी बन जाएगा, ठीक है, ये ब्रॉड है। बस रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस फार्मूला वगैरह देख करके मतलब फार्मूला देख करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके स्टार मार्क क्वेश्चन लगा करके बस तुम आगे बढ़ सकते हो। रे ऑप्टिक्स को भी नहीं करना। वेव ऑप्टिक्स पहले क्या बोला, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक पूरा करेंगे। मैग्नेटिज्म वाले सर्किट कॉपी पढ़े जल्दी से, कौन सा फार्मूला कहाँ से है, उसका डेरिवेशन वगैरह देखे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, उनके बेस्ड कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, उसको फार्मूला जो भी यूज हुआ है उसमें उसको फार्मूला को रट लेंगे, हो गया।
अब मैग्नेटिज्म के बाद अब रे ऑप्टिक्स करना है। अब रे ऑप्टिक्स में क्या है, फार्मूला वगैरह कर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है कंप्लीट। ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका बस जल्दी जल्दी से फार्मूला देख लेना और ये बना लेना। इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि तुमसे हमेशा क्वेश्चन बने ही इस चैप्टर से। उसके बाद बाकी जो चैप्टर बचा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, ये सब का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ये सब अपने हिसाब से जो बाकी जो बचा उसको करो। 11th में सबसे पहले थर्मोडाइनेमिक्स करना है, थर्मोडाइनेमिक्स करना है। और एक चैप्टर, एक यूनिट में भूल रहा हूँ उसका क्या नाम है, जिसमें वो रहता है T⁴ टेम्परेचर से रिलेटेड रहता है। थर्मोडाइनेमिक्स भी एक है और जिसमें काइनेटिक की थ्योरी भी है, और वो आइस वाटर में जाता है, ठीक है। वाटर से मतलब आइस वाटर में जाता है, वाटर से गैस जाता है, वो सब जो चैप्टर है वो वाला यूनिट, पहले वो वाला यूनिट देखेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ वगैरह वहाँ पे भी है शायद, टेम्परेचर को रिलेटेड, वो चैप्टर को पहले करना, थर्मोडाइनमिक्स करना, ये दोनों सबसे पहले करना है इधर। तब जा करके हम किसको करेंगे, उस चैप्टर को करेंगे, क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल को करेंगे। रोटेशनल के बाद जो है तब हमारी मर्जी जो करें। ये क्या बोलता है, मोशन वगैरह जो है, काइनेमेटिक्स जो है, ये सबसे लास्ट में करें बेहतर है, क्योंकि ये तो चैप्टर आसान है। अगर आसान क्वेश्चन आए तो हमेशा बनने वाला है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अगर टफ फ्रेम करेगा तो किसी से भी बनने वाला नहीं है। इवन के जेईई मेंस में यही सब चैप्टर, इजी चैप्टर पे क्वेश्चन को टफ फ्रेम किया जाता है, तो वो किसी से बनने वाला नहीं है। तो इसी तरह क्या करो कि जो मैंने सीक्वेंस बनाया उसके हिसाब से करो। यहाँ से क्या करो, जो ज़्यादा हाई, जो मार्क्स, जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ से, उसको कंप्लीट करो। इसी तरह बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। इससे क्या होगा फ़ायदा, रिवीजन से फ़ायदा ये है कि तुम्हारा निगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा, क्योंकि तुम गलत नहीं करोगे। रिवीजन करने से परफेक्शन मिलता है, परफेक्शन होता है, परफेक्ट होता है उस चीज़ में। बार बार प्रैक्टिस करने से परफेक्शन होता है। तो क्या होता है कि तुम गलती नहीं करोगे, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं करोगे। बार बार रिवीजन से ये, बहुत लोगों को पढ़ा हुआ होता है बहुत चीज़, लेकिन वो गलती करता है क्योंकि उसका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा जाता है। वजह ये कि उनके रिवीजन में कमज़ोरी है। रिवीजन बार बार करोगे तो तुम्हारी गलतियाँ कम होंगी और तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें डिप्रेस हो रहा है कि यार इतना कैसे करें, क्या करें, नहीं होगा मुझसे, तो मैं कहता हूँ, मैं जो करता था, मैं लास्ट टाइम में फुल लेंथ पेपर देना छोड़ दिया था। यही वजह था क्या कि मेरा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करता था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा कभी भी डिप्रेशन वाली फीलिंग हो कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना है। 2019-2020 का पेपर उठाना, बायो का उठाना या फिर किसी का भी उठा लो, 4-5 क्वेश्चन पलट के देखना। तुमसे जब बनेगा तो तुम्हें लगेगा नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अफसोस पता कब होगा, जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, देखो अरे यार इतना इजी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं पढ़ लेता तो हो जाता है। नीट वाला एग्ज़ाम में देने में क्या है, तुम्हें लास्ट दिन तक तुम्हें हिम्मत रखना होगा। लास्ट दिन तक नहीं मैं कर लूँगा, चाहे अच्छा हो ना हो पेपर, लेकिन मैं कर लूँगा। क्या पता मेरा किस्मत ही ऐसा हो कि मुझे जो आता है वही क्वेश्चन आए, अल्लाह की मदद हो आप पर, हो सकता है ना। तो इसे लास्ट टाइम तक जग कर करना है। इवन कि मुझे खुद अपने पे बिलीव नहीं था कि मैं नीट क्रैक करूँगा, लेकिन लास्ट तक नहीं कर लूँगा यार। 2019 में इतना इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, नहीं कर लूँगा, हो जाएगा। मेरा दिन रहा तो मैं कर लूँगा, मेरा दिन रहा तो मैं कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टोटल 636 मार्क्स ऑब्टेन किया था। तो आप लोगों से भी हो जाएगा। बस लास्ट दिन तक हिम्मत जुड़ते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना, नहीं मुझसे हो जाएगा, हो जाएगा। वो दिन अगर मेरा होगा तो मेरा हो जाएगा। हो सकता है मैं नंबर ऑफ रिवीजन टाइम्स ऑफ रिवीजन जो है वो मैं कम किया हूँ, लेकिन अभी और भी दिन बाकी है। अभी रिवीजन बढ़ाऊँगा तो मेरा और परफेक्शन होगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। तो इस तरह से करना है, बस एनर्जी रखना है, खुद पे भरोसा रखना है कि मैं लास्ट तक कर जाऊँगा। तुमसे अगर तुम्हें किसी तरह का डिप्रेशन है, तुम क्वेश्चन खोल के देख सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन है, सीधे बुक से पूछे। न्यूमोनिक्स से ज़्यादातर याद करने की कोशिश करो भाइयों, ठीक है। वो बहुत सारे यूट्यूब में, अभी तो यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं है न्यूमोनिक्स खोलने के लिए। अगर तुमने जो प्रिपेयर्ड किया हो तो सही, नहीं तो अपने फ्रेंड से पूछो कोई न्यूमोनिक्स से है, वो न्यूमोनिक्स से याद करो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। न्यूमोनिक्स में सारे एग्जाम्पल एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मेरे पास न्यूमोनिक्स था, मैं झट से करता था, उस पर कभी गलत होने की कोई सवाल ही नहीं था। सबसे टफ चैप्टर मॉर्फोलॉजी है, लेकिन मैं 5 मिनट में रिवाइज करता था उस चैप्टर को। तो मेरे दोस्त वगैरह सब बहुत हेल्प किए थे निमोनिक्स में। नवाज़ है मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने निमोनिक्स में बहुत हेल्प किए थे। तो निमोनिक्स से याद करने की कोशिश करो। जो तुमको जहाँ पर जैसे कन्फ्यूज़न हो निमोनिक्स बनाओ, अब टाइम नहीं रहा, जहाँ कन्फ्यूज़न रहा निमोनिक्स बनाओ, और बार बार देखो,
4 बार 5 बार जब चीज़ें मैं बताया ना बायो के इस तरह से रिवीजन करोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे था, अच्छा वो चीज़ वहाँ पर था, ये था। ठीक है, कम ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए बोलो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे ऑर्गेनिक और ज़्यादा रिवाइज करो। यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुमने रिवाइज किया। क्वेश्चन लिमिटेड है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक में जो है जो थ्योरेटिकल मतलब जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है, उसको ध्यान बार बार पढ़ना है। उसका लास्ट 5 दिन में जो है ना इनऑर्गेनिक का जो है पढ़ते तो अभी तक रहना है, लेकिन लास्ट 5 दिन तो ना ज़्यादा इनऑर्गेनिक को देखना है, ज़्यादा इनऑर्गेनिक को ब्लॉक वाली चीज़ों को देखना है ज़्यादा। ठीक है, लास्ट टाइम में अभी क्या करो कि बायो हाफ टाइम रखो, फिर हाफ टाइम बाद में 3 घंटा 3.5 घंटा फिजिक्स, 3.5 घंटा से ये बायो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री रखो, तो देखना कि बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, बस अपने खुद को मोटिवेट रखो, खुद को मोटिवेटेड रखो, यही बस काफ़ी है। ठीक है, शुक्रिया मेरे सुनने के लिए। आप दुआ करते हैं आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, आप नीट में बहुत अच्छा होगा, बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए।